डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जो हर बार कश्मीर पर जहर उगलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर तमतमा गए हैं। इस बार उन्होंने एक्स ट्विटर का सहारा लिया और अपनी भड़ास निकाली है। बिलावल ने ऐतिहासिक फैसले पर प्रतिक्रिया दी और जम्मू कश्मीर को एक विवादित सीमा करार दे दिया। उनकी माने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि भारत किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। बिलावल से पहले पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भी भारत को कश्मीर पर ज्ञान दिया था। साथ ही विदेश मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा है, भारत में हाल ही में आया फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को साबित करता है। जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है और वहाँ पर ऐसे फैसलों की विश्वसनीयता की कमी है। 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत की हरकतें कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी करने वाली है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों का घोर उल्लंघन कर रही हैं। बिलावल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा है, न तो भारतीय संसद और न ही इसकी न्यायपालिका के पास यूएनएससी के प्रस्तावों या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में संशोधन करने का अधिकार है। बिलावल की माने तो वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र की नज़र में जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है, जिसे भाग का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही किया जाएगा। बिलावल जब इस साल मई में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ सम्मेलन के लिए गोवा आए थे, तो उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें कही थी। उनका कहना था कि भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाकर बातचीत के सभी विकल्पों को कमज़ोर कर दिया है। इससे पहले बिलावल ने इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला उठाया था। उन्होंने महिलाओं की स्थिति, शांति और सुरक्षा पर बहस में कश्मीर में अत्याचारों की बात कही थी। हिना ने भी रोया रोना। भारत ने हर बार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री को करारा जवाब दिया है। भारत की तरफ से हमेशा कहा गया है कि पाकिस्तान को इस तरह के दुर्भावपूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देने की भी जरूरत भारत नहीं समझता है। साथ ही भारत की तरफ से हर बार ऐसी टिप्पणियों को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया गया है। बिलावल के अलावा उनकी कैबिनेट में डिप्टी रही हिना रब्बानी ने भी ऐसी बातें कही हैं। हिना की माने तो कश्मीर का फैसला सिर्फ यूएनएससी के तहत ही होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारत ही कश्मीर मामले में यूएनएससी गया था। ये अब हम देखें कि अनुच्छेद 370 पर चीन का क्या रुख है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध ठहराने के बाद पाकिस्तान जहां पौखलाया हुआ है, वहीं चीन ने अब तक चुप्पी साध रखी थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के करीब 24 घंटे बाद चीन ने अब चुप्पी तोड़ी है। चीन ने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है। चीन ने कहा कि इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौतों के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान की सरकार अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पहुंच गई, जहां उसे भारत से करारा जवाब मिला है। वहीं चीन की सरकारी भूख ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का उल्लंघन करता है। माना जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इसलिए अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का जिक्र किया है। इस बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठाया है, जहां उसे भारत से करारा जवाब मिला है। भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के मानवाधिकारों के मंच के गलत इस्तेमाल करने की निंदा करते हैं, जिसने जम्मू कश्मीर का गैर अनुचित जिक्र किया है। भारत ने कहा कि इसकी बजाय पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को उल्लंघन बंद करवाए और भारत की ज़मीन के अंदर सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने के बाद से पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार और वहाँ के नेता बौखलाए हुए हैं। शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो, सभी जहर भरे बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सर्वोच्च अदालत का फैसला हम नहीं मानते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को कश्मीर के दर्जे को एक तरफा तरीके से बदलने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वह इस पूरे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी तक ले जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान से ज़्यादा भारत को चीन से खतरा बढ़ने जा रहा है। चीन ने भारत के 370 को हटाने के फैसले के बाद लद्दाख के गलवान में खूनी हमला किया था। इस हमले में भारत और चीन दोनों के ही सैनिक मारे गए थे। चीन का दावा है कि लद्दाख उसका इलाका है, जबकि खुद उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है, जो भारतीय इलाका है। आइए हम सुने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 370 के बारे में कहा है। 9-judge bench decision held that the actions taken by the president after issuing a proclamation are subject to judicial review. However, the learned judges adopted slight variations on the standard needed to be applied by the court to test the validity of the exercise of power by the president after the issuance of the proclamation. Justice Sawant applied the standard of whether the exercise of power was mala fide or palpably irrational. Justice Reddy observed that the advisability and necessity of the action must be borne in mind by the President. 2.
This bench, sitting in a combination of 5 judges, is bound by the decision of the majority in S.R. Bommai on the issue. We also undertook a textual and purposive reading of Article 356 in particular and Part 18 as a whole. We hold that there are limitations on the power exercisable after a proclamation under Article 356 is issued. The following are our reasons. First, the thread that runs through Part 18 of the Constitution, when read as a whole, is that differing levels of executive and legislative power are required to handle an emergency under Article 352 and under Article 356. This principle applies to the exercise of power when a proclamation under Article 356 is in force. Second, Article 356(1) states that the President may, by a proclamation, assume or declare the powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1). The powers stipulated in clauses A, B, and C of Article 356(1) are not automatically invoked when a proclamation is issued under Article 356. Third, Article 356(1)(a) does not opt for an all or none formula. The phrase all or any does not indicate that the union government can exercise a part of the functions of the state government and the state government can exercise the remaining, because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B, and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge. आइए हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में मंगलवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह एक आत्मघाती हमला था। आतंकियों ने डेरा इस्माइल खान जिले के दाराबा इलाके में विस्फोट से भरी कार को एक इमारत से टकरा दिया। इस हमले में 2 दर्जन सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 34 सैनिक घायल रहे हैं। डेरा इस्माइल खान का दरबान वो जिला है जहाँ पर आतंकी गतिविधियों में इजाफा होता जा रहा है। यह जिला खैबर पख्तूनख्वा के करीब है और यह जगह तहरीक ए तालिबान TTP का गढ़ है। इस वजह से दरबान भी आतंकी घटनाओं का खामियाजा भुगतता रहा है। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस को निशाना बनाया है। इस हमले में 24 सैनिकों के मारे जाने की खबरें हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक सुरक्षा बलों ने गोलाबारी के दौरान 4 आतंकवादियों को भी मार गिराया। इससे पहले खबर आई थी कि हमले में 3 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। AFP ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि कई लोगों की मौत तब हुई जब वो सो रहे थे और आम कपड़ों में थे, इसलिए इस बात की भी सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है कि जो मारे गए थे क्या वह सभी सैन्य कर्मी थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान TJP ने ली है। इस संगठन ने पाकिस्तान में कुछ बड़े हमलों का दावा किया है। ग्रुप के प्रवक्ता मुल्ला कासिम ने इसे आत्मघाती मिशन हमला करार देते हुए कहा कि इसे मौलवी हसन गंडापुर ने अंजाम दिया था। इस संगठन के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ लोग इसे TTP का ही हिस्सा कहते हैं। पिछले साल पाकिस्तान में खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। हमलों में इस प्रांत में कम से कम 470 सुरक्षाकर्मी और नागरिकों की मौत हुई है। जियो न्यूज़ की माने तो अकेले एक साल में इस प्रांत में 1050 आतंकी घटनाएं हुई हैं। प्रांत के गृह विभाग और जनजातीय मामलों के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 3 सालों के दौरान 1823 आतंकी घटनाओं में 698 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। पिछले साल पाकिस्तान अफगान सीमा पर 7 क्षेत्र आतंकवाद के हॉटस्पॉट के तौर पर करार दिए गए हैं। इस क्षेत्र में पेशावर, खैबर, उत्तरी वजिस्तान, दक्षिणी वजिस्तान, डेरा इस्माइल खान, बाजौर और टैंक शामिल हैं। 1050 आतंकी संबंधी घटनाओं में से बंदोबस्ती में 415, फाटा में 631,
उत्तरी वजिस्तान में 201, खैबर में 169, दक्षिणी वजिस्तान में 121, डेरा इसमाइल खान में 98, बाजार में 62, टैंक और पेशावर में 61 घटनाएं दर्ज की गई हैं। आइए हम मध्य प्रदेश के आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके को देखें और समझें उन्होंने आखिर में क्या कहा जाते जाते। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे, लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई। और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले, अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया।